अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुँचाऊँगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। कुछ थोड़ा सा इस केस के बारे में बताती हूँ। आर्मी चीफ़ की जानिब से भी एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। वो क्या है, इन दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ का आपस में ताल्लुक़ क्या है उसके ऊपर भी बात करूँगी। और ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे बड़ी ये है, इससे पहले कि मैं इस खबर को थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूँ, कि अब जो इमरान खान की लीगल टीम है वो इमरान इस फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाएगी। तो ख़बर मैं आपको ये बता दूँ कि हाई कोर्ट से भी वो नाअहल होंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी वो नाअहल होंगे, और पाकिस्तान की जितनी अदालतें हैं वो उनको नाअहल करार देंगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले ख़बर ये है कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने इनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन में, और कहा था कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए इस मामले को। आपको बताऊं कि हर जो रुकने असम्बली होता है पाकिस्तान का, स्पेशली वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से, और वो जो बिल्कुल जिनकी ज़्यादा वैल्यू ना हो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होते हैं 50% की एक वैल्यू जो है वो पे करके वज़ीर आज़म वो गिफ्ट अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इस केस में इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मिनिमम वैल्यू 20% वैल्यू पे की, और वो भी उन्होंने बाद में जमा कराई जब उन्होंने गिफ्ट्स ले लिए, गिफ्ट्स आगे बेच दिए, और वहाँ से जो पैसे आए वो उन्होंने कौमी ख़जाने में जमा कराए। तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था, जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने 58 मिलियन के ये गिफ्ट्स बेचे। खैर, ये मैं आपको बता दूं कि ये 5 मेंबर बेंच था जिसको हेड कर रहे थे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, और ये पाँचों के पाँचों जो लोग थे इन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया, जिसके बाद उनको ये जो सारी सीट्स हैं वो खाली करना पड़ेंगी। और जो चेयरमैनशिप है उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठ जाएगा कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब लीड कर पाएंगे या नहीं। और ये जो -1 फार्मूला है उसकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। साथ ही साथ अब उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया है। ऑब्वियसली ये उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बुरी ख़बर है, और जो उनके मुखालफिन हैं उनके लिए एक अच्छी ख़बर है। लेकिन मैं आपको हमें इस ख़बर को उससे आगे देखना है। उनके मुखालिफ और उनके सपोर्टर बनने से भी बढ़कर हमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों का यही मुस्तकबिल रहेगा। क्या जो भी लीडर पाकिस्तान का पाकिस्तान की आवाम में मकबूल होगा उसे ऐसे ही नाअहल करार दे दिया जाएगा। आपको याद है, अगर हम अपनी हिस्ट्री से शुरू हो जाएं, जो जो मकबूल होता गया उसे रास्ते से हटाते चले गए। और चाहे फिर फ़ातिमा जिन्ना हों, उनके ख़िलाफ़ क्या साजिशें बुनी गईं, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम में बेहद मकबूल थे और उनको किस तरह से रास्ते से हटाया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो इवन चाहे आप उनको जितने भी इल्ज़ामात लगाएं या जो भी करें, एक वक्त में ये दोनों जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अवाम में मकबूल रहीं और अवाम के मैंडेट इनके पास थे। लेकिन जब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करने की कोशिश की तो इनको रास्ते से हटाया गया, और इनका भी जो इक़्तिदार था वो चंद ही बरसों पर महदूद होता था। इनका आना जाना, इनकी बारियां लगी रहती थीं। उसके बाद फिर हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी को, ये जो शिक है 62 और 63 सादिक और अमीन वाली, इसमें हटाया गया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ इसका निशाना बने, और अब इमरान खान को भी वही मेडिसिन जो है वो टेस्ट करना पड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों के साथ होगा, और स्पेशली उन वज़ीर आज़मों के साथ होगा जो कि पाकिस्तान में बेहद मकबूल होंगे और आवाम के जो दिल हैं उनके साथ धड़कते होंगे, क्या उन्हीं के साथ होगा? सबसे बड़ा मसला, इससे पहले कि हम इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ करें या कुछ भी क्रिटिसाइज़ करें, ये जो शक है 62-63 की सादिक और अमीन की, ये किस तरह से मापा जाता है, किस स्टैंडर्ड पे ये मापा जाता है कि कौन कितना सादिक और अमीन है, जबकि हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी शख्स सादिक और अमीन नहीं हो सकता। इंसान ख़ता का पुतला है, मिस कैलकुलेशन भी होती हैं, चीज़ें आगे पीछे भी होती हैं, सब कुछ होता है। मैं मानती हूँ कि हमारे जो सरबराहान हैं उन पे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो लगती हैं, लेकिन इस केस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दूँ, मुझे ये शिक जो है इस पे ये क्वेश्चनेबल लगती है कि जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको आवाम से बेपनाह मोहब्बत, वोट्स, सपोर्ट सब कुछ मिल रहा होता है, और उनको इस शिक पर लाकर आप नाअहल कर देते हैं। मेरे ख़्याल से आवाम
के जो नुमाइंदे हैं उनको नाअहल करने का एक ही तरीका होना चाहिए कि वो आवाम में जाएं और आवाम उनको नाअहल करार दे दे। इसके अलावा उनकी नाअहली मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस पर सिर्फ जो आवाम के नुमाइंदे हैं वो ही काम कर सकते हैं, वही कानून बना सकते हैं और मुत्तफ़िका तौर पर, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को इसी शिक के तहत टफ़ टाइम देना होता है और इसी शिक के तहत हटाना होता है और उन्होंने कभी सबक नहीं सीखना। और जब तक हमारे सियासतदान सबक नहीं सीखेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि वो अब हाई कोर्ट्स जितने भी हैं उनसे भी नाअहल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम ये बताता है जब तक सियासतदानों को होश नहीं आएगा, जब तक सियासतदान एक दूसरे की सपोर्ट के लिए नहीं खड़े होंगे, जब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि आज मेरी तो कल तुम्हारी, तो फिर कल वापस मेरी बारी हो सकती है, जब तक वो ये सबक नहीं सीखेंगे उनको होश नहीं आएगा। बजाय कि इमरान खान साहब जबकि पहले दिन से इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते रहे, वो इस पे तनकीद करते, या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो आई थी जिनको ये शिकवा था कि हमें भी ऐसे ही निकाला गया था, हमें भी मंजर आम से ऐसे ही गायब किया गया था, अगर ये सियासतदान आपस में बैठ जाते तो आज हम इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे होते और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से कोई आ रहा होता या जा रहा होता। लेकिन ये साजिशों के जो की रीज़न है मेन, वो ख़ुद ये सियासतदान है। लेकिन अब इट्स हाई टाइम, और इमरान खान साहब से चूँकि हमें और भी बहुत सारी उम्मीदें, हम ये कहते हैं कि वो बैठें अपने मुखालफिन के साथ, इस शिक को ख़त्म किया जाए, उसके बाद सब लोग इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन में आवाम जिसको नाअहल करना चाहती है करे, जिसको अहल करना चाहती है करे। तो ये सियासतदानों के इकट्ठे बैठने का टाइम है, अदरवाइज़ ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जो हम तब्दीली की बात करते हैं, जो हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं, नए पाकिस्तान की संग बुनियाद उस दिन होगी जब सियासतदान अपने मामलात, बेशक आपके सामने कितना भी करप्ट शख्स आपको लगता है बैठा है जिसके ऊपर अदालतें नहीं साबित कर सकी या जो भी है, उसकी भी थोड़ा बहुत मैंडेट है, वो भी दूसरी बड़ी जमात है, आप उसके साथ बैठें और बैठ के कुछ जो अखलाकी पैरामीटर्स हैं वो सेट करें कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन हम किसी और के आलाएकार नहीं बनेंगे। हम आवाम हमें रिजेक्ट कर दे, आवाम हमें एक्सेप्ट कर ले, हम करेंगे, हम हुकूमतों में आके अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये स्टंट्स नहीं करेंगे। हम जो अगर किसी के ख़िलाफ़ अदालत में केस लेके जाएंगे तो हम उसको साबित करेंगे, हम सिर्फ केस बराए केस नहीं बनाएंगे। तो ये इट्स अ हाई टाइम। और साथ ही साथ आर्मी चीफ़ की अनाउंसमेंट आ गई है कि वो इन 5 वीक्स वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये ऑलरेडी पेपर्स पे था, उनको जाना है और उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है। और ऑब्वियसली उन्होंने थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने बड़ा सर्व किया, जितने लाइक उनको ज़्यादा टाइम मिला बाकी लोगों से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके बाद जो नेक्स्ट आर्मी चीफ़ आएंगे वो भी मुल्क के जो सिक्योरिटी है, जो अमन व अमान है, उनके ऊपर अपनी तवज्जो रखेंगे। और जैसे कि आर्मी चीफ़ ने ये भी कहा है कि फ़ौज का अब सियासत में कोई किरदार नहीं है, हम उम्मीद करते हैं, हम उनसे बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, वो कह रहे हैं, हम मानते हैं और वो पाकिस्तान के बड़े हम मानते हैं, लेकिन ना फ़ौज का और ना ही फ़ौज के किसी विंग का, ना ही किसी हिस्से का, ना ही किसी जनरल का, ये भी उनको मेक श्योर करना पड़ेगा और इसके लिए वही कानून साजी कर सकते हैं। फिर हम मानेंगे कि वाकई फ़ौज के किसी भी जर्नल का, किसी भी जो फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है उसका सियासत में कोई किरदार नहीं है। इसके ऊपर सख्त कवानीन होने चाहिए। और मेरा ख़्याल से शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे कि सर्विस के कुछ अरसे तक मेरा ख़्याल से ये जो फ़ौज की सियासत में जो हमारे बुरी लगेगी उनको ये बात, रिटायर्ड फ़ौजी जो हैं उनके भी सियासत में आने के कुछ रूल्स सेट होने चाहिए, कुछ पैरामीटर्स सेट होने चाहिए, उनके पॉलिटिकल एनालिसिस देने के कुछ पैरामीटर्स सेट होने चाहिए। क्योंकि जब वो बिल्कुल वो कोई बात करते हैं और वो फिर अक्सर फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात कर देते हैं, फिर सियासतदानों के, फिर एक के हक़ में, फिर दूसरे के ख़िलाफ़, तो वो बड़ी एक नेगेटिव सी चीज़ हो जाती है, बड़ी खिचड़ी सी पक जाती है, फिर फ़ौज के ऊपर भी सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेक श्योर करेंगे कि ये जो सारा सिलसिला है उसको भी रोका जाएगा और उसके लिए भी बाकायदा कानून साजी की जाए। ये तो अपडेट्स आई हैं, इस हवाले से जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो आपको बताऊँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे, इसी तरह पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म हैं वो नाअहल होते रहेंगे और इसी तरह से वो पाकिस्तान की हर अदालत से नाअहल होंगे।
लेकिन सियासतदानों के नाअहल होने का मयार सिर्फ़ और सिर्फ आवाम होना चाहिए कि आवाम जिसको चाहे नाअहल कर दे और जिसको चाहे अहल कर दे। मेरे ख़्याल से उसके ऊपर हमें कानून साज़ी करने की ज़रूरत है, फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और अब ये जो इनकी फ़ुज़ूल की लड़ाइयाँ हैं, जो बहस है कि उसने ये कह दिया वो कर दिया, इसमें से निकल के पाकिस्तान के अवाम मर गए हैं, पिस रहे हैं। लोग यहाँ से नौकरियाँ छोड़ के जा रहे हैं। मीडिया की तबाही हो चुकी है। हर इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में ग्रो कर रही थी उसकी तबाही हो चुकी है। मुझे नहीं पता कौन इसका ज़िम्मेदार है, आप सब जानते हैं बेहतर। पिछले 8-10 साल में जो चीज़ें ग्रोथ की तरफ भी जा रही थी वो भी कोलैप्स कर गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री सिर्फ अगर ग्रो कर रही है वो रियल स्टेट कर रही है, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की सिर्फ स्टेट जो है वो ग्रो करे, उसके साथ फिर हर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि रियल स्टेट्स और स्टेट में बहुत फ़र्क होता है।